नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब पे। तो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की जो साप्ताहिक पत्रिका रहती है गिरिराज को। इसमें हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ की फुल जो पत्रिका है। इसमें हमने जो 4 साप्ताहिक पत्रिकाएं थी उन सभी को मर्ज करके एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको इन लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इस लेक्चर की या फिर पुरानी जो वीडियोस थी सभी की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे हम वेरियस टाइप की क्विज़, एमसीक्यू क्विज़ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन था कि अंडर हुज चेयरमैनशिप ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर, कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें जो मसौदा तैयार हुआ था ये वी ऑप्शन बी के कस्तूरी रंजन की अगर बात करें तो ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो अभी रिसेंट में इसकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने नई शिक्षा नीति या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है या फिर इसको डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे मेन बात, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपने देखा होगा तो पहले जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न था 10+2+3 का, उसमें हमारे 10 ईयर जो होते थे फर्स्ट से 10th क्लास, उसके बाद हम +1 +2 की 2 साल होती थी, उसके बाद हमारे पास डिग्री कोर्स होता था। अब जो इस पैटर्न को ख़त्म करके एक नया पैटर्न आपके सामने लाया गया है। उस पैटर्न में हम देखते हैं 5+3+3+4। इस पैटर्न को आपने याद रखना है क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें जो पहले जो 5 ईयर हैं उसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद की नेक्स्ट जो 5 ईयर रहेगी उसको हम कहेंगे प्रेपरेशन स्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 ईयर है इसको कहते हैं मिडिल स्टेज, और जो 4 है इसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो हमने पॉलिसी में जब पढ़ा तो इसमें देखा कि एज वाइज और फिर क्लास वाइज इसको डिस्कस किया गया है। उसमें जब 5 का हम डिस्कशन करते हैं तो 5 में हम देखते हैं पहले इसमें एज रहती है 3 to 8। जब बच्चा 3 से 8 साल के बीच में होगा तब वो इस स्टेज में होगा। इस स्टेज का नाम है फाउंडेशन स्टेज। इसमें जो 3 ईयर 3 साल पहले प्री प्राइमरी या जो आंगनवाड़ी की होती है उनको काउंट किया जाएगा, और उसके बाद +2 जिसमें क्लास 1 और क्लास 2, पहले की 3 साल प्री प्राइमरी की हो गई, उसके बाद 2 साल हम क्लास 1 और 2 की लेंगे। उसको सबको मिला के इस स्टेज को हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज आती है वो है 3 में अगर देखें तो इसमें एज रहता है 8 to 11, 8 से 11 साल के बीच ये स्टेज है। उसमें क्लास की अगर बात करें क्लास 3 से क्लास 5 के बीच में होगा, और इसमें इस एज में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट और न्यूमेरिक स्किल्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 जो ईयर रहता है, नेक्स्ट 3 इस स्टेज को हम कहते हैं मिडिल स्टेज। इस स्टेज की जो एज रहेगी 11 to 14, 11 से 14 साल के बीच में जब बच्चा होगा वो इस स्टेज में होगा। तो इसमें क्लास की अगर बात करें तो क्लास 6 to 8, 6th 7th 8th वो सभी इस स्टेज में आएंगे। इस स्टेज को कहा गया है मिडल स्टेज। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो है 4 की अगर बात करें इस स्टेज का नाम ही है सेकेंडरी स्टेज। उसमें क्लास 9th to 12, 9th 10th 11th और 12th इन 4 सालों को इसमें रहेंगे। तो इस स्टेज में हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो सबसे आपको पता होना चाहिए कि जो 10+2+3 का जो कंसेप्ट था, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक चली आ रही है 1986 की पॉलिसी थी, तो उसमें से अब इस
पॉलिसी में इसको ख़त्म कर दिया। बात अगर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की करें तो हम ब्रिटिश टाइम में अगर जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1854 का जो एक्ट अंग्रेज़ी शासनकाल में था उसको कहते हैं हम वुड्स डिस्पैच या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया 1854, या फिर उसके बाद 1882 उसको कहते हैं हम हंटर कमीशन या फिर इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें यूनिवर्सिटी एक्ट की, ये 1904 में आया था। और 1917 की अगर बात करें तो इस एक्ट को सैडलर कमीशन या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1936-37 के बीच की अगर बात करें तो इसमें एडम्स रिपोर्ट का जिक्र हुआ है। 1937 जाकिर हुसैन कमेटी। उसके बाद आज़ादी के बाद में एजुकेशन की डेवलपमेंट इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कमीशन रहा था 1948-49 में 1948-49 में उस कमीशन का नाम था राधाकृष्ण कमीशन, क्योंकि उस कमीशन की जो चेयरमैनशिप की थी डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने की थी। और इसी कमीशन को हम यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कमीशन हमारे आज़ादी के बाद का एजुकेशन रिफॉर्म में पहला कमीशन था। उसके बाद 1852-53 के बीच में हम देखते हैं सेकंड कमीशन मुदालियर कमीशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी मुदालियर जी ने की थी। इस कमीशन को हम इस कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर माध्यमिक शिक्षा कमीशन के नाम से भी जाना जाता। उसके बाद सबसे फेमस 1964-66 का कोठारी कमीशन DS कोठारी और उनके टाइम में जो इन्हीं की जो सिफारिशें थी उनको हमने 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी में फॉलो किया था। तो ये थे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक डेवलपमेंट्स जो हमने की थी। बाकी नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन रहेगा इसमें है कि राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को कि पर जो क्राफ्ट हैंडलूम विलेज में हिमाचल का कौन सा गांव शुमार हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन क्राफ्ट हैंडलूम विलेज में हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव शुमार हुआ है। आपके पास ऑप्शन ए शारण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, बरूट है, ठियोग है, परागपुर है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो जिला कुल्लू ज़िले का गांव शारण ये इसमें शुमार हुआ है। तो आपने इसमें याद रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया में हम देखें तो टोटल 10 गाँव को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर या फिर घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है आपको पता होगा लारी जगह है लाहौल एंड स्पीति में। वहाँ पर याक प्रजनन केंद्र और घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थित है। इनकी बात ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि वहाँ पर सरकार की तरफ से चौमुर्थी घोड़े इनकी प्रोटेक्शन के लिए इस जगह को चुना गया है। वहाँ पर इन घोड़ों को सुरक्षित रखा जा रहा है। अब बात लारी प्रजनन केंद्र की करें, ये 2002 में वहाँ पर बना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनरेगा से। मनरेगा कार्यान्वयन में कौन सा जिला अग्रणी रहा। इनमें से कौन सा जिला मनरेगा जो कार्य कराने में सबसे अग्रणी रहा, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रहा। वर्ष 2020-21 जुलाई लास्ट तक अगर हम देखें तो इसमें टोटल 13,04,819 जो कि 13,04,819 मजदूरी दिवस को हमने इसमें देखा। और जिसमें कि टोटल 71% फीमेल्स थी। और धनराशि की अगर बात करें तो उसमें 26.38 करोड़ इसमें लागत हुई। तो मनरेगा कार्यान्वयन में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सबसे अग्रणी रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल किस स्थान पे बना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बात प्रदेश की नहीं बल्कि देश की हो रही है। नाहन हिमाचल प्रदेश में देश का सबसे पहला आयुष कोविड अस्पताल की स्थापना की गई। नाहन, आपने इस जगह को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कि आपसे एक पर्यटन दृष्टि से सुप्रसिद्ध जंजैहली घाटी किस जिले में स्थित है।
आपने बताना है कि जो सुप्रसिद्ध जंजैहली घाटी वो किस ज़िले में स्थित है। ये जो स्थित है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपके ये जंजैहली घाटी स्थित है। ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि अभी अभी हाल ही में बात चली है कि जो सुप्रसिद्ध जो जंजैहली घाटी है उसको विश्व के जो एक मानचित्र में होती है, पर्यटन मानचित्र में, उसमें उसको दर्शाने की कार्य चला है। तो इसलिए इस घाटी को आपने याद रखना है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग किस चीज़ से संबंधित है। ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग, आपसे क्वेश्चन पहले भी शायद कहीं पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है कि लोकल डेटीज़ ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, क्या ये जो लोकल देवता हैं किन्नौर जिला के हैं, या फिर क्या ये वैली है लाहौल स्पीति की। ऑप्शन सी है अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ खाप मलाना, क्या ये जो मनाला पंचायत की है उसमें अपर सदन या फिर निचले सदन है, या फिर डी माउंटेन्स पीक इन सांगला वैली। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ खाप मलाना। मलाना आपको पता होगा, मलाना जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और वहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, उसी प्रकार वहाँ भी उनके अपने अपर हाउस और लोअर हाउस है, जिसको अपर हाउस को हम कहेंगे ज्येष्ठांग और जो लोअर हाउस होता है उसको कनिष्ठांग। मलाना की अगर बात करें, वहाँ का जो सुप्रसिद्ध जो देवता है वो जमलू या फिर जमदग्नि ऋषि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा कि ठियोग रियासत के संस्थापक इनमें से कौन हैं। ठियोग रियासत के संस्थापक, आपको इसका राइट आंसर पता होगा, जयचंद्रा है। ठियोग रियासत की बात करें तो आज़ादी से पहले ठियोग क्योंथल जो रियासत थी उसकी जागीर थी। और इसमें नोट करने वाली बात है, तो आज़ादी के बाद जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था तो ठियोग ही हिमाचल की पहली रियासत थी जिसने सबसे पहले भारत में विलय होने के लिए अपने आप को आगे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश कानून विश्वविद्यालय किस स्थान पे है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रेणुका परियोजना किस नदी पे तैयार होगी। जो रेणुका परियोजना आपको पता होगा, पिछले साल ही इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना हमारे 5 स्टेट के सहयोग से मिलकर बन रही है, जो कि बन रही है गिरी रिवर पे। गिरी रिवर इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी जो टोटल जो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा वो 40 मेगावाट का रहेगा। इसमें जो टोटल लागत रहेगी 5,982 इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, और 50.91 करोड़ इसमें स्टेट खर्च करेगी। तो इस जो परियोजना को बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धारा 118 का संबंध किस चीज़ से है। अब आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी रहता है कि जो धारा 118 किस चीज़ से संबंधित है, ये आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड रहेंगी। 1972 का जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, इस एक्ट को इसमें जोड़ा गया था, जो इस एक्ट में इस धारा को जोड़ा गया था। इसका जो मेन काम है इस धारा का, इस धारा के तहत कोई भी ज़मीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी माध्यम, जिससे कि सेल, लीज, गिफ्ट, तबादला, गिरवी आदि से ज़मीन हस्तांतरित नहीं कर सकता है। कोई भी ज़मीन का मालिक और जो अब दूसरे जो गैर कृषक को किसी भी माध्यम से अपनी ज़मीन को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। या फिर सिंपली इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो बाहरी राज्यों के बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, इजीली उनको ज़मीन हिमाचल में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी ज़मीन जो ज़मीन उन्हीं को बिकती है वो कृषि के लिए ही उपयोग होती है। तो किसी गैर कृषि को हम एक्सेस में हम ज़मीन नहीं दे सकते हैं। ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए रही है क्योंकि इसमें हम जब विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें कह रहे थे कि इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है या कुछ हो रहा है,
और उसके बाद जब सरकार की तरफ से इसमें किया गया कि इस पे कोई भी संशोधन नहीं किया जा रहा है। तो आपने याद रखना है कि धारा जो 118 का संबंध लैंड रिफॉर्म से है, जिसको कि 1972 का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया उसमें इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, वो कब लौटाई थी? आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी 1919 में। क्यों लौटा दी थी? जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नरसंहार हुआ था, उस दशा को देख के सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। इनको ये उपाधि 1914 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिसमें उनको सर के नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद हम देखते हैं ये पहले भारतीय है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। उनकी एक लिटरेचर या फिर कविता थी जिसका नाम था गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना भी इन्होंने की है, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला, उसकी रचना भी इन्होंने ही की है। तो आपने इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मृकुला देवी या फिर मृकुला माता मंदिर किस स्थान पे स्थित है? इनमें से कौन सी जगह पे मृकुला माता का मंदिर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में हम देखते हैं उदयपुर के पास ये मंदिर स्थित है, जो कि पेंट्रोफ शैली में बना है। पेंट्रोफ शैली में ये मंदिर स्थित है, बना है। इसको महाकाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रा नदी के साथ ये है। उसके बाद क्वेश्चन है कि यहाँ पर पुल होगा। भूतनाथ पुल किस ज़िले में है? रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि भूतनाथ पुल के बारे में पूछा जा रहा है कि भूतनाथ पुल किस ज़िले में है। यहाँ पर पुल की बात हो रही है। अगर मंदिर की बात होती तो भूतनाथ मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, पुल की बात है तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये जो पुल है ये रिवर ब्यास कुल्लू शहर के नज़दीक ही है। उस पुल क्योंकि कुछ समय से इस पुल में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा है। इसको जो रेनोवेट दोबारा से इसको रेनोवेट किया जा रहा है, तो इसके लिए इसको रेनोवेशन का काम चल पड़ा है, इसलिए ये जो पुल न्यूज़ में रहा। तो आपने याद रखना है भूतनाथ पुल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है? यू नो वेरी वेल, सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि 100 मेगावाट का है, जिसको बना रही है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL, दूसरी ही जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। उसके बाद बात करें यहीं पे पार्वती प्रोजेक्ट का नाम भी आपने सुना होगा, जिसको कि NHPC के द्वारा बनाया जा रहा है। उसकी जो क्षमता है 250 मेगावाट। उसके बाद लार्जी प्रोजेक्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी, ये भी 126 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो आपने इन सभी को याद रखना है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अटल टनल का निर्माण कब शुरू हुआ? अटल टनल आपको पता है कि बन के तैयार हो चुकी है। इसका आपसे पूछा है कि इसका निर्माण या फिर फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2010 में, उस टाइम इसका फाउंडेशन स्टोन के लिए सोनिया गांधी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। बात अगर तैयार करने की कहें तो इसका जो विचार सबसे पहले सन 2000 में आया था, जिस टाइम के देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपको पता होगा कि ये जो टनल बनी है ये पीर पंजाल रेंजेस में है। इसकी जो कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर और ये 10,040 फीट की हाइट पे है, अल्टीट्यूड पे है। इस अल्टीट्यूड पे विश्व की ये सबसे लंबी पहली सुरंग है। तो आपने इसके बारे में याद रखना है। इससे 46 किलोमीटर की दूरी मनाली से लेह के बीच में से कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बा नाम से कौन सुप्रसिद्ध थे? बा नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी का जब आप जिक्र करते हैं तो आपको बा नाम भी
सुना होगा। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी, उनको प्यार से लोग बा के नाम से पुकारते थे। पुतलीबाई की बात करें तो उनकी माता जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चिमनियानंद तपोवन नामक स्थान किस स्थान पे है? आप जब धर्मशाला की बात होती है तो आप देखते हैं कि तपोवन, वहाँ पे हमारा जो विधानसभा का जब विंटर सेशन लगता है इसी स्थान पे शुरू लगता है, तो इसीलिए तपोवन स्थान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चायल। चायल के बारे में आपने सुना होगा। चायल किस ज़िले में है? चायल जब आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। चायल की जो हाइट है 2226 मीटर की हाइट पे है। इसी स्थान पे विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी है, जो कि 1893 में बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आए या फिर हिमाचल आए? तो आपने मैक्सिमम बुक्स में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी 5 बार या 6 बार, पर इसका जो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी 10 बार हिमाचल आए थे। अगर आप ईयर की बात करें तो ईयर 6 हो सकती है। अगर कंटिन्यूटी में देखें तो महात्मा गांधी जी 6 बार शिमला आए थे। उसमें हम देखते हैं 1921 से 1946 के बीच में गांधी जी 10 बार शिमला आए थे। सबसे पहले इसमें 1921 में 22 मई 1921 को लॉर्ड रीडिंग से मिले थे और शांति कुटीर में रुके थे। और उसके सेकंड टाइम में ये 15 मई को उसी टाइम उन्होंने ईदगाह मैदान पे 15,000 लोगों को एक जनसभा को भी संबोधित किया था। अब बात 1931 की करें। 1931 में ये 3 बार ये शिमला आए थे। उसमें कि पहले 13 to 17 मई, सेकेंड 15 जुलाई to 22 जुलाई और थर्ड टाइम अगस्त में शिमला आए थे। उसके बाद बात करते हैं 1939 और 40, इन दोनों ईयर में गांधी जी 2 बार शिमला आए थे। लास्ट में हम देखते हैं 1945 में ये शिमला आए थे। वो जो प्रवास था उनका सबसे लंबा प्रवास था। उस टाइम ये लॉर्ड बेबल से बेबल योजना या फिर बेबल प्लान डिस्कशन शिमला में हुआ था। उसके बाद जब लास्ट टाइम ये शिमला आए थे 1946 में, 46 में उन्होंने उनके जो इनविटेशन कैबिनेट मिशन का, जो आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, उन्हीं के इनविटेशन पे ये शिमला आए थे और वाइसरीगल लॉज पे रुके थे। वाइसरीगल लॉज ये वहाँ से जाते रहते थे। चैडविक हाउस में ये रुके थे और एगॉथ हैरिसन से इन्होंने बातचीत भी की थी। तो ये टोटल कुल मिला के देखें तो गांधी जी शिमला 10 बार आए थे। तो ये थे आपके सामने सितंबर मंथ की जो गिरिराज पत्रिका रहती है। तो इस मैगज़ीन में अगर आपको कुछ डाउट या फिर कुछ क्वेरीज़ होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो उसमें आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।